नमस्कार, मैं जनगुप्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से कभी नाम सुना करते थे संजय राउत का, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, शायरी किया करते थे, और जब उनकी पत्नी के खिलाफ पहली बार ईडी का नोटिस हुआ था तो संजय राउत ने बहुत बड़ी एक शायरी लिखी थी कि आज देखे जरा किसमें कितना है दम, बच के रखना कदम ओ मेरे साथिया। इस तरीके की बातें कर रहे थे संजय राउत। और उससे पहले भी उन्होंने तमाम शायरी के अंदाज में ट्वीट किए थे। इसके बाद अब पिछले करीब 15 दिन से संजय राउत इस तरीके के ट्वीट करते हुए नज़र नहीं आते हैं। वो बातें भी कम करते हैं। अब वो सिर्फ छिप कर बार कर रहे हैं, छिप कर अपनी बातें कर रहे हैं। और ऐसा मैं कारण भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन इस सब के पीछे का कारण क्या है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर से बताएंगे। दरअसल संजय राउत की इस चुप्पी के ऊपर सोशल मीडिया पर अब लोग चुटकी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ये दरअसल डायलॉग है शोले फिल्म का। एक एंगल इस डायलॉग को बोलते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है और उनके बच्चे की मौत हो जाती है तब ये डायलॉग बोलते हैं। लेकिन ये डायलॉग हमेशा ऐसी जगह पर लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर, इसको मीम की तरह यूज़ किया जाता है जब कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने बैकफुट पर आने के बाद में चुप हो जाता है। दरअसल संजय राउत पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। पूरी महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। जिस तरीके से धनंजय मुंडे के खिलाफ आरोप सामने आए और उससे पहले नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, पहले 8 घंटे पूछताछ की। और उससे पहले संजय राउत की पत्नी को 2 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। निश्चित तौर पर अब संजय राउत के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे उन बातों की पूरी तरह से हवा निकल गई है। संजय राउत के वो सारे दावे खोखले साबित हुए हैं जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं नंगा हूँ, नंगे से पंगा भारी पड़ेगा, मैं शिवसैनिक हूँ और सबका बाप हूँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत सबसे छोटे बेटे हैं जो अपने पापा जी से डर के छुप गए हैं कहीं और मम्मी के माध्यम से बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय राउत अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आए हैं। वो तीखी बातें और उनके जो कुतर्क होते हैं, अजीबोगरीब जो उनके वाक़े होते हैं, उसको कहने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। सामना में दरअसल वो अभी भी लेख लिख रहे हैं और इन लेखों का जो निशाना है अभी भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, केंद्र की एनडीए सरकार है और सीधे तौर पर वो इस देश के जो सरकार चल रही है उसके ऊपर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन छुपकर। दरअसल पर्दे के पीछे रहकर संजय राउत इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो कभी किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं, कभी किसानों की मौत का मामला उठाते हैं और कभी कभी तो वो इतने ज़्यादा बहक जाते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा देते हैं। वो कह देते हैं कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के किसानों पर वार कर रही है। ऐसा संजय राउत ने अपने जो लेख हैं उनमें लिखा है। और उससे पहले उन्होंने ट्रंप के समर्थकों द्वारा जो कुछ अमेरिका में किया गया था उसको लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। ये कहने की कोशिश की थी कि जो लोग ट्रंप के अनुयायी बने हुए थे, उसके समर्थक बने हुए थे, आज वो चुप क्यों हैं और क्या इस तरीके के लोकतंत्र की जो हरकतें हैं भारत में भी हमें देखने को मिल सकती है। संजय राउत दरअसल खिसियाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, लेकिन क्या करें, अब वो इस तरीके से फंस चुके हैं। जिस तरीके से पीएमसी घोटाले में उनकी पत्नी का नाम सामने आया और प्रवीण राउत की पत्नी के साथ में, माधुरी राउत के साथ में जो ट्रांजैक्शंस पकड़े गए, उसके बाद अन्य ट्रांजैक्शंस की जांच जिस तरीके से ईडी कर रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि संजय राउत की पत्नी का बचना इस पूरे मामले में अब मुश्किल लग रहा है। और चूंकि संजय राउत की पत्नी का कोई वास्तविक प्रत्यक्ष रोल राजनीति में नहीं है तो सब के सब समझ रहे हैं कि ये जो मामला है ये बेनामी संपत्ति का है, बेनामी ट्रांजैक्शन का है। जो ट्रांजैक्शन दरअसल संजय राउत के लिए था वो पत्नी के खाते में हुआ था। जो ट्रांजैक्शन प्रवीण राउत ने किया था वो दरअसल माधुरी राउत के नाम से संजय राउत की पत्नी के खाते में हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर प्रवीण राउत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी का अभी जांच में नाम चल रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि नेताओं की पत्नियाँ, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार के पास जो धन संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आती है, निश्चित तौर पर वो नाम में उसके होती है लेकिन बेनामी संपत्ति के दायरे में वो होती है।
और वो बेनामी ट्रांजैक्शन दरअसल उसी नेता के लिए होता है। ऐसा पहले भी देखा जा चुका है, चाहे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो या फिर दूसरे जो नेताओं के रिश्तेदारों का मामला हो, अशोक गहलोत के बड़े भाई के जो तमाम घोटाले सामने आए, या उसी तरीके से अन्य जो नेताओं के जो संपत्तियां मिली वो इसी तरीके से अन्य नामों पर पाई गई थी, या ट्रांजैक्शन जो हुए थे वो दूर के लोगों के खातों में ही होते आए हैं। लेकिन पहले इसको लेकर कोई कानून नहीं था। अब इसको लेकर जिस तरीके से कानून बन चुका है, बेनामी संपत्ति को लेकर कड़ा कानून मोदी सरकार लेकर आई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि संजय राउत को ये डर सता रहा है कि कहीं अब सीधे तौर पर उन्हीं के खिलाफ ईडी का सम्मन जारी न हो जाए, कहीं ईडी उन्हें गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनके नाम पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो वास्तविक उसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो संजय राउत है। और संजय राउत का इस मामले में फंसने का मतलब है कि पूरी की पूरी शिवसेना बैक फुट पर खड़ी हो जाएगी। इसीलिए संजय राउत लगातार जो खुलकर बातें कहते थे या बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, वो कहते थे कि ईडी को मैं भारतीय जनता पार्टी के 121 नेताओं की लिस्ट सौंपूंगा, उसके बाद बड़े बड़े सूरमाओं को ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा, ईडी को उस फाइल की जांच करने में 5 साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ईडी को उनकी पत्नी से जो सवाल ईडी ने किए, जो उनके खातों की जांच की, उसमें 5 दिन भी नहीं लगे और संजय राउत की पत्नी के खिलाफ 67 लाख रुपए के लेन देन का मामला ईडी की पकड़ में आ गया, जिसको लेकर तमाम सफाई संजय राउत ने खुद दी थी। और जब उन्हें लगा कि अब उनकी सफाई से कुछ होने वाला नहीं है तो उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए शरद पवार की मदद भी इस मामले में ली, एनसीपी कांग्रेस की मदद भी ली, लेकिन वो सब बेकार चला गया और संजय राउत अब कहीं आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया के लोग पूछ रहे हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है। उस सन्नाटे को चीरने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हुए संजय राउत सामना में नजर आते हैं। सामना में वो तमाम तरीके की बातें लिखते हैं। कभी वो प्रधानमंत्री पर एक कटाक्ष करते हुए स्विट्जरलैंड की कहानी सुनाने लगते हैं कि वहाँ पर बादशाह की टोपी के नाम से एक वाकया हुआ था और उस वाकये का भारत में भी हमें प्रयोग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी किसी विलियम की जरूरत है जो उस बादशाह की टोपी को चैलेंज कर सके, यानी कि इस सत्ता के घमंड को तोड़ सके। इस तरीके की बातें करते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि मोदी को बड़ा बनना चाहिए। मोदी जो पूरी दुनिया में घूमा करते थे कोरोना के डर से, अब कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम देश के जो किसान सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जो टीकरी बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनमें से 60-65 की जो मौत हो चुकी है उन तक जरूर जाएं। ऐसी बातें कर रहे हैं संजय राउत। इसको देखकर लगता है कि शायद उन्हें कोई गहरा सदमा लगा है। जो संजय राउत अब तक तोपची बनने की बात करता था, 30 मार खां होने की बात करता था, वो इनडायरेक्टली इस तरीके की बातें करेगा, इसका विश्वास किसी को नहीं हो पा रहा है। उन शिव सैनिकों को भी नहीं जो संजय राउत के कहने पर ईडी के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का बैनर लगाए थे। उन जो शिव सैनिकों को भी ऐसा लग रहा है कि संजय राउत की जो हालत हुई है इसके पीछे कारण क्या है, अब इसे जानने की जरूरत है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक इतना बड़ी बड़ी बातें करने वाला सूरमा इस तरीके से भीगी बिल्ली बनकर सामना के अखबार के पेजों के पीछे छुप जाएगा और छुपकर वार करने का काम करेगा। दरअसल ये जो सारा का सारा खेल हो रहा है वो दरअसल इसलिए हो रहा है कि महाराष्ट्र में एक पसोठावादी सरकार चलती है। और लेकिन यहाँ पर एक और बात जो जाहिर करने वाली ज़रूरी है, जिसका उल्लेख करना ज़रूरी है, वो ये है कि संजय राउत अपने लेखों में कभी भी कंगना रनावत और अर्नब गोस्वामी का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो किसानों के मुद्दे पर चुप बैठा रहा, लेकिन अर्नब गोस्वामी और कंगना राउत के मामले में उन्होंने कंगना रनावत के मामले में तमाम तरीके के उन्होंने कानूनी दावपेच बताए, देश को तमाम चीज़ों को व्याख्या करने की कोशिश की, लेकिन किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से सक्रिय नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट नहीं पिघला और सरकार ने जब चाहा तभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष का फैसला दिया। सरकार के जो पक्षधर लोग थे उनको कमेटी में रखा। अब इन लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस तरीके की जो बातें हैं वो संजय राउत अपने सामना में लिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि सामना की जो पहुंच है बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर शिव सैनिक ही सामना को पढ़ते हैं या फिर हम जैसे जो लोग होते हैं जिन्हें जानकारी चाहिए होती है कि शिवसेना और सामना में चल क्या रहा है,
वो लोग पढ़ते हैं या कुछ लोग उत्सुकता बस भी सामना को पढ़ लेते हैं। जब सामना में कोई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बात कह दी जाती है या ज़्यादा आक्रामक बात कह दी जाती है, तब लोग सामना को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में संजय राउत ने कलम के द्वारा किस पर वार करने की कोशिश की है और किसको निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसको वो सीधे तौर पर निशाना नहीं बना सकते हैं। निश्चित तौर पर अब ये जो सन्नाटा है उस पर लोगों को हंसी आ रही है, लोगों को व्यंग सूझ रहे हैं, लेकिन लोग ये भी सोच रहे हैं कि चलिए कुछ दिन तो शांति रहेगी। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत बातें करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कह दिया था और बाद में जब सवाल उठे तो उन्होंने बजाय माफ़ी मांगने के ये कह दिया था कि मैं तो इसका मतलब नॉटी कह रहा था। अब ऐसा लगता है कि संजय राउत बहुत ज़्यादा नॉटी हो गए हैं और नॉटी होकर वो अपने नॉटीपन को सामना अखबार के माध्यम से ही दिखा पा रहे हैं। ट्विटर पर उनका नॉटीपन अब लोगों को नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये सब खल रहा है और लोग चाहते हैं कि संजय राउत दोबारा से ट्विटर पर आएँ और ट्विटर पर आकर अपना पुराना नॉटीपन दिखाएं, जिससे लोग उनके ऊपर, उनके नॉटीपन के ऊपर हंस सकें, व्यंग कर सकें, उन्हें जवाब दे सकें या सवाल उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।